नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हम अभ्यास प्रश्न 5वीं सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत लगभग हम 21 अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी एकाधिकारी अगर कोई प्रतियोगिता है तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है वो शामिल करते हैं। किन चीजों को हम लोग शामिल करेंगे? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता जो होती है उसके अंतर्गत वास्तव में कीमत प्रतियोगिता भी होती है, विक्रय लागतें भी इसके अंतर्गत होती है, उत्पाद विभेद भी होता है। अर्थात कीमत प्रतियोगिता, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता है तो एक फर्म दूसरे फर्म से कीमत प्रतियोगिता करती है, अर्थात पहला ऑप्शन डी होगा। विक्रय लागत, हाँ, सेलिंग कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के नाम से भी हम जान सकते हैं, तो इसके अंतर्गत सेलिंग कॉस्ट भी पाई जाती है। तीसरा, उत्पाद विभेद, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत अपने उत्पाद को जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि दूसरे एकाधिकारी से हमारा उत्पाद क्यों भिन्न है, तब तक एकाधिकारी प्रतियोगिता नहीं होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात तीनों उपर्युक्त तीनों कैरेक्टरिस्टिक एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात कीमत प्रतियोगिता, अरे सारी फर्में कीमत में प्रतियोगिता करती हैं, चाहती कि मार्केट का अधिक से अधिक भाग उनके अंडर में रहे। विक्रय लागतें, अपनी विक्रय को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, विज्ञापन, टीवी पर आप विज्ञापन देख सकते हैं, ये सारी काम करते हैं। और उत्पाद विभेद का तात्पर्य होता है प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अंतर कर देना। जैसे कई टाइप्स के मार्केट में पेन आते हैं, लेकिन सब ब्लू कलर के चलते हैं। कई मोबाइल कंपनीज हैं, वो भी क्या तो उत्पाद विभेद करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, औसत आगम वक्र। औसत आगम वक्र, जिसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व, को और भी क्या कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है पूर्ति वक्र कहते हैं, दूसरा है उत्पादन वक्र कहा जाता है, तीसरा है मांग वक्र और चौथा है प्रतिक्रिया वक्र। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो औसत आगम वक्र, जिसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, और अर्थव्यवस्था में एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस लाइन, इसी को डिमांड लाइन भी कहा जाता है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। अर्थात औसत आगम, मूल्य रेखा या मांग वक्र, ये तीनों नाम एक समान है। अतः हम कहेंगे कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र आधार अक्ष के समांतर होता है, इसलिए AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड, यही डिमांड, यानी 4 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है इन द परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में वही इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत औसत आगम रेखा निगेटिव स्लोप की होती है। AR है द निगेटिव स्लोप और इसके आधे से MR वक्र जाता है। ओके, तो AR वक्र को यहाँ पर प्राइस लाइन इक्वल टू डिमांड ऐसे कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औसत आगम वक्र, जिसे हम मांग वक्र के नाम से भी जान सकते हैं, दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकार्डो का लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है, इज नॉट ट्रू फॉर द रिकॉर्डियन रेंट थ्योरी? कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें, ये 4 ऑप्शन है उसमें नहीं सही है? पहला क्या है, भूमि की पूर्ति असीमित है। पहला, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। सेकंड, भूमि पर कृषि का ऐतिहासिक क्रम से की जाती है। लगान कीमत निर्धारित होता है। ओके, चलिए पहला हम नीचे से अगर डिस्कस करते हैं, लगान कीमत निर्धारित होता है, यस
इट इज राइट। भूमि पर कृषि का ऐतिहासिक क्रम से खेती की जाती है, ऐतिहासिक क्रम से ही खेती की जाती है भूमि पर जो खेती की जाएगी। ओके, इट इज आल्सो राइट। अगला है सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हाँ, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है किन्स के रिकॉर्डर के सिद्धांत में। इट इज आल्सो करेक्ट। भूमि की पूर्ति असीमित होती है, इट इज नॉट करेक्ट। असीमित न होकर के भूमि की पूर्ति सीमित होती है। प्रोफेसर रिकॉर्डो ने अपने लगान सिद्धांत में कहा था कि जो हमारे पास भूमि है वो लिमिटेड है और इसी सीमितता के कारण, दुर्लभता के कारण भी हमें लगान प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन कि ये इसमें आ वर्ड लगने के कारण, असीमित होने के कारण, लिमिटेड होने के कारण ये हमारा असत्य हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। और दूसरा, रिकार्डो का रेंट थ्योरी कहती है कि भूमि की अविनाशी तथा मौलिक शक्तियों के प्रतिफल में हमें लगान प्राप्त होता है। और लगान निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्शन से मार्जिनल प्रोडक्शन को माइनस अप कर दीजिए, आपको लगान मिल जाएगा। यानी अधिसीमांत ओवर मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी से मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी को आप माइनस कर दीजिए, आप रेंट पा जाएंगे। तो ये रेंट का आपका फार्मूला होता है। ओके, तो ये रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत है जो दीर्घकाल में लागू होता है और केवल एक ही साधन है जिस पर लगान मिलता है प्रोफेसर रिकॉर्डो के अनुसार, दैट इज लैंड। केवल लैंड पर ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज संतुलित विकास सिद्धांत में अर्ध विकसित देश विकसित का प्राथमिक कारण है। जो अर्ध विकसित है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसका कारण क्या है? संतुलित विकास सिद्धांत में, संतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर नॉक्स ने दिया था। कई अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा है। तो संतुलित विकास सिद्धांत हमें कहता है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ पूरक उद्योगों में भले ही छोटा हो निवेश करना चाहिए, ताकि एक क्षेत्र ए बी सी डी ई, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए, दूसरा क्षेत्र तीसरे क्षेत्र के लिए, तीसरा क्षेत्र चौथे क्षेत्र के लिए, चौथा क्षेत्र पांचवें क्षेत्र के लिए, यानी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के लिए मांग पैदा कर सके। तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। ए ऑप्शन, बाजार का लघु या सीमित आकार। दूसरा, बचतों की कमी। तीसरा, निम्न तकनीक स्तर। चौथा, विदेशी प्रभुत्व। वास्तव में अगर मैं इसकी बात करता हूं, संतुलित विकास सिद्धांत बैलेंस ग्रोथ मॉडल, बैलेंस ग्रोथ मॉडल, तो बैलेंस ग्रोथ मॉडल में वास्तव में ये चारों चीजें, चारों चीज वर्क करती है। बट अर्थ विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा जो कारक महत्वपूर्ण है, ये कारक है फर्स्ट नंबर ए, जहां पर बाजार का सीमित आकार होता है। और जब बाजार का आकार लिमिटेड होता है तो उत्पाद के लिए बाजार नहीं मिल पाता, साधनों के लिए बाजार नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे पास संसाधन और उत्पाद की गतिशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण हम अर्धविकसित बन रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिटेड मार्केट जो होता है वो सबसे बड़ा बैरियर होता है बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत, जिसके कारण कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड स्टेज पे रहती है। तो वास्तव में बचत की कमी भी होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, निम्न जो लो टेक्नोलॉजी भी होती है, फॉरेन पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत अधिक होती है। बट इसका मेन कॉजेज है बाजार का सीमित आकार, लिमिटेड मार्केट। इसलिए हम लोग अर्धविकसित देश का पहला कारण है, इसलिए बैलेंस ग्रोथ मॉडल हमें बताता है। नाउ मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग, यूज ऑफ मनी इन द ग्रोथ मॉडल, सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट किसने किया था? यानी जो हमारे ग्रोथ मॉडल होते हैं, WTM ग्रोथ मॉडल में मुद्रा का प्रयोग, यूज ऑफ मनी किसने किया था? अगर यानी ग्रोथ मॉडल में मनी टर्म का यूज किसने किया था, मनी फैक्टर्स का प्रयोग किसने किया था? जे टोबिन ने किया कि ई डोमर ने किया कि जे रॉबिन्सन ने किया कि एंडोमोथ गिलियानी ने किया?
तो करेक्ट आंसर है जे टॉबिन ने सबसे पहले समृद्धि मॉडलों में मुद्रा के प्रयोग को स्वीकार किया और उन्होंने मुद्रा के प्रयोग के द्वारा समृद्धि मॉडलों को एक नया स्वरूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, विकसित देशों में समृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। देखो अभी तो अंडर डेवलप्ड कंट्री का, आज हम डेवलप्ड कंट्री का ग्रोथ का मेन कारण क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रोथ का मेन कारण क्या है। व्हाट इज द मेन फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। पहला तकनीकी प्रगति, दूसरा हरित क्रांति, तीसरा पूंजी संचयन, चौथा जनसंख्या नियंत्रण। तो कौन सा कारक मेन है, तो हम इन चारों को जब कंसीडर करते हैं तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन इज द मेन फैक्टर। डेवलप्ड कंट्री वास्तव में टेक्निकल प्रोग्रेस पर ही डिपेंड करते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस पर ही निर्भर करते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेशन पर ही निर्भर करते हैं। अगर तकनीकी विकास नहीं होगा तो विकसित देशों में वास्तव में समृद्धि थोड़ी सी खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि, राष्ट्रीय आय जो हम लोग काउंट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से दूर हो जाती। कौन सी मुख्य समस्या दूर हो जाती है। दोहरी गणना की समस्या, उत्पाद प्रवाह वित्त की समस्या, व्यय अथवा लागत वित्त की समस्या, उपरोक्त में से कोई। आप बताइए कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो मूल्यवर्धित विधि है, आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धित विधि, ठीक है, ये आपके पास 2-3 विधियां बेसिकली होती हैं। तो ये जो मूल्यवर्धित विधि है, इस विधि का प्रयोग क्यों अर्थशास्त्री करते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय आय की गणना तीनों विधि से की जाती है। अर्थव्यवस्था में ये नहीं है कि हरदम एक ही विधि का प्रयोग किया जाए, तीनों विधि से, क्योंकि तीनों विधि की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग विधि का अपनाया जाता है। तो मूल्य वृद्धि विधि जब हम अपनाते हैं जिस सेक्टर के लिए, तो क्यों अपनाते हैं, तो वास्तव में दोहरी गणना से बचने के लिए लगाते हैं। दोहरी गणना का तात्पर्य, मान लीजिए मिठाई की हम गणना कर रहे हैं, मिठाई फाइनल उत्पाद है, मिठाई में क्या पड़ा, खोआ, मिठाई में क्या पड़ा, चीनी। तो अगर हम फाइनल उत्पाद विधि से कैलकुलेशन करें तो चीनी की भी गणना हो जाएगी और मिठाई की भी गणना हो जाएगी, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से चीनी की गणना फिर दोबारा मिठाई की गणना के साथ नहीं होगी। इसलिए राष्ट्रीय आय लेखांकन में मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि हम दोहरी गणना से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद K/Y, जहां पर K वर्तमान पूंजी स्टॉक तथा Y वार्षिक उत्पाद यानी आउटपुट, ओके, को व्यक्त करता है। तो निम्न में से क्या व्यक्त होगा। त्वरक को ये रिप्रेजेंट करता है, कि गुणक को रिप्रेजेंट करता है, कि औसत पूंजी उत्पाद अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, कि सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। आप बताइए K/Y का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है K/Y, ये हमको बताना है। K/Y, अभी मैंने हाल ही के दिनों में एक वीडियो डाला था जिसमें K/Y पर बहुत अधिक मैंने काम किया था। और K/Y रिप्रेजेंटिंग औसत पूंजी उत्पाद अनुपात, हैरट डोमर मॉडल और सोलो मॉडल, यही पर सारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर थे, K/Y पर। एक लोचशील मानता है, एक कांस्टेंट मानता है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से गहन अध्ययन करिए। K/Y का यहाँ पे तात्पर्य औसत पूंजी उत्पाद अनुपात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन्स के निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कीन्स ने डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कीन्स ने निर्धारित किया, डेल्टा I = डेल्टा Y × K, ये इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में का सबसे ज्यादा मान किस पर निर्भर करता है, आय स्तर पर, निवेश की मात्रा पर,
पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। तो आप विचार करिए कि कीन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो हम ये जानते हैं k बराबर 1/1 माइनस MPC, अगर आपको याद हो गुणक ये होता है, और k इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, अगर MPC का मान बढ़ेगा तो k का मान बढ़ेगा, अगर MPC का मान कम होगा तो k का मान भी कम होगा। यानी k इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय MPC, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर k का मान निर्भर करता है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। या तो अपना कीन्स में MPC का मान कभी शून्य नहीं होता, इसलिए गुणक का मान भी कभी शून्य नहीं होता। k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो MPC कभी भी किसी व्यक्ति की शून्य नहीं होती। जब शून्य नहीं होती तो k का मान भी शून्य मुश्किल होता, बहुत नामुमकिन है। ओके, नाउ कीन्स के द्वारा दिए गए उपभोग फलन, जो उन्होंने कंज्यूमर कंजप्शन फंक्शन दिया, सिद्धांत को किसने सुधारा? कीन्स द्वारा जो दिया गया उपभोग फलन है उसको किन अर्थशास्त्रियों द्वारा आगे डेवलप किया गया, सुधार किया गया? फ्रीडमैन द्वारा, ड्यूशनबेरी द्वारा, मोदिग्लियानी द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो कीन्स द्वारा दिया गया उपभोग फलन C इज द फंक्शन ऑफ Y। ये प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, यदि आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। ये प्रोफेसर कीन्स, इसको और अधिक मॉडिफाई किया, स्टैंडर्ड रूप दिया प्रोफेसर ड्यूशनबेरी ने, और इन्होंने प्रदर्शन प्रभाव और रैकेट इफेक्ट की बात भी ड्यूशनबेरी जी ने की। तो ये हमारे बात कहेंगे ड्यूशनबेरी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने कीन्स के उपभोग सिद्धांत को और अधिक सुधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 11th क्वेश्चन, संतापकारी वृद्धि समृद्धि। संतापकारी वृद्धि या समृद्धि, जिसको संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? इमराइजिंग ग्रोथ कॉन्सेप्ट, यानी अर्थव्यवस्था जिस उत्पाद में, जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण करती है उसी में उसको लॉस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर जगदीश भगवती ने दिया था, ना कि अमर्त्य सेन, पॉल सैमुअल्सन, राहुल प्रवित। जगदीश भगवती ने संतापकारी वृद्धि समृद्धि का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत कभी कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तें इतनी खराब हो जाती है कि देश को उस वस्तु के उत्पादन में, जिसमें स्पेशलाइजेशन किया, उसमें समृद्धि के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है, और इसे हम संतापकारी वृद्धि की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में, दोहा एक चक्र हुआ, दोहा एक प्लेस है, वहां पर एक विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एक मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मुद्दा रहा। केंद्रीय क्या मुद्दा रहा? कृषि से संबंधित मुद्दे, सेवाओं में व्यापार से संबंधित मुद्दे, विकासशील देशों से निर्यात संबंधी मुद्दे, और व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दे। कौन सा मुद्दा बेसिक रहा? तो वास्तव में हम कहें कि विश्व व्यापार संगठन में दोहा चक्र में स्पेशली कृषि से संबंधित मुद्दे छाए रहे, जिसमें भारत में जो कृषि उत्पाद होता है इसका मूल्य कम होने का कारण, वास्तव में जो निर्यात सब्सिडी का कारण, अदर मुद्दे बहुत अधिक छाए रहे, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात सब्सिडी जैसे अदर भी कारक इसमें छाए रहे, अर्थात ये कृषि से संबंधित सारे मैटर्स को इसमें देखा गया। इसे हम दोहा चक्र के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे माननीय श्री कमलनाथ जी इसकी अध्यक्षता किए। तो इस प्रकार कृषि से संबंधित जो मुद्दे थे वो विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य मुद्दा रहा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएशन, तो इसका प्रभाव होता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का
बाह्य मूल्य कम कर दे, तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं तथा आयात महंगे हो जाते हैं। याद रखना, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आयात सस्ते हो जाते हैं तथा निर्यात महंगे हो जाते हैं? नो, आयात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। दिस इज करेक्ट। आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं? नो। आयात और निर्यात दोनों महंगे जाते हैं? नो। तो हेंस वी कैन से दैट बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जो हमारे पास इंपोर्ट हो जाते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट हमारे पास चीपर हो जाते हैं, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में आने लगता है। क्यों? क्योंकि x माइनस m बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पर वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेम्परेरी। तो x का मान बढ़ने से m का मान कम होने से बीओपी हमारे फेवर में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट करेंसी का तात्पर्य क्या है? अर्थव्यवस्था में जो सॉफ्ट करेंसी होती है उस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया? तो सॉफ्ट करेंसी का तात्पर्य है जिसकी पूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग से कम हो, यानी इसकी सप्लाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग से कम हो। दूसरा ऑप्शन है पूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक हो। पूर्ति और मांग दोनों अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम हो, मांग की प्रवृत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की हो। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक हो। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट करेंसी। जैसे हमारे पास अमेरिकन डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अमेरिकन डॉलर इज द सॉफ्ट करेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक स्थिति में एक देश को सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए, किस स्थिति में बताइए? चीप मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, मनी पॉलिसी यानी मुद्रा प्रसार की नीति, यही तो है ना चीप मनी, मुद्रा प्रसार की नीति कब अपनानी चाहिए? यानी अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा हो, ऐसी नीति कब अपनानी चाहिए? आप ही बताओ। अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की नीति, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा मुद्रा सर्कुलेशन में हो तो कब इसको अपनाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आर्थिक क्रियाओं एवं रोजगार का स्तर नीचा हो तब अपनाना चाहिए, स्वर्ण का देश से बाहर जाने की संभावना अधिक हो तब अपनाना चाहिए, कीमत स्तर बढ़ रहा हो तब अपनाना चाहिए, भुगतान संतुलन विपक्ष में हो तब अपनाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? सस्ती मुद्रा नीति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी में लोगों की आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने से लाभ बढ़ेंगे, जब लाभ बढ़ेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मल्टीप्लायर काम करेगा और राष्ट्रीय आय और कई गुना बढ़ जाएगी। तो सस्ती मुद्रा नीति से आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, के का मान बढ़ेगा और के का मान बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ेगी और रोजगार का नीचा स्तर है इसलिए रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ खुले बाजार की क्रिया का क्या तात्पर्य? बैंकिंग सेक्टर में साख नियंत्रण में हमने अपने आपको बताया था कि खुले बाजार की क्रिया हमारे पास सेकंड था, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत, सॉरी परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आपको पढ़ाए थे खुले बाजार की क्रिया का क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं। अनुसूचित बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण लेना, नो। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार को ऋण देना, जमा संग्रह, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। Thus we can say that B, second option is the correct option। केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करती है ताकि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई और घटाई जा सके, और मुद्रा की मात्रा बढ़ना घटना परिमाणात्मक साख नियंत्रण का मेथड है। ये सेकेंड मेथड है जिसके अंतर्गत
खुले बाजार की क्रिया के द्वारा केंद्रीय बैंक सांख्यिकी नियंत्रण की क्रिया को अपनाती है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती और बेचती है। खरीदने का तात्पर्य साख को फैलाना और बेचने का तात्पर्य साख को कम करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा, जिसको मनरेगा के नाम से कहते हैं, ये कब लागू हुआ? तो 1 मार्च 2008 को, कि 1 अप्रैल 2007 को, कि 1 अप्रैल 2008 को, कि 1 फरवरी 2006 को, कब लागू हुआ? तो ये ऑप्शन आपका है, ये दिस इज ऑप्शन करेक्ट। 1 अप्रैल 2008 को ये संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया गया। वर्ड आप देख लेना, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र। ओके, नाउ निम्न में से कौन सा एक कथन हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की विशेषताओं का सबसे उचित वर्णन करता है, यानी हरित क्रांति की बेस्ट डिफाइन करता है? कौन सा? गहन जिला कृषि कार्यक्रम, हरी सब्जी की गहनता, कृषि बीज उर्वरक जल आधारित तकनीक, उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम। तो सबसे उचित देखिए है, तो इसमें कई चीजें, सबसे उचित देखिए ये भी हरित क्रांति का पार्ट था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम भी था, उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम भी थे, ये भी सही था। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये वास्तव में आपका है थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट। इसमें एग्रीकल्चर सीड्स, HYV सीड्स प्रयोग किए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी के, उर्वरक का प्रयोग किया गया, हमारे इरिगेशन के लिए प्रयोग किया गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो ये हमारे पास सबसे उचित वर्णन कर रहा है ऑप्शन सी, जो हरित क्रांति के अंतर्गत विशेषताओं में सबसे बेस्ट विशेषता है। नाउ नेक्स्ट है, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान दे रहा है? जो हमारे देश की बचत है उसमें कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान ज्यादा है, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का ज्यादा मान है, कि घरेलू क्षेत्र का मान? यानी जो हमारे देश में बचत हो रही है उसमें किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? तो हम क्या कहेंगे, घरेलू क्षेत्र की बचतों का योगदान सबसे ज्यादा है। जो हमारे घरेलू क्षेत्र में बचतें होती है, यही बचत का मान सबसे ज्यादा इस समय देश में है। नाउ नरेगा कार्यक्रम, जो मनरेगा चल रहा है, नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या टारगेट है नरेगा के? जो मनरेगा चल रहा है, आप देखोगे ग्राम प्रधान खेतों में काम कराते रहते हैं, रोड के किनारे काम कराते रहते हैं, तालाबों में काम कराते रहते हैं, लगभग हर गांव में नरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार दिया गया है। इसका टारगेट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या कौशल विकास करना? क्या दिवसों का सृजन करना कि 100 दिवस कार्य मिल जाए? क्या सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना? क्या ग्रामीण पूंजी निर्माण कराना कि तालाब खोदे जा रहे हैं, रोड को भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा, बंजर भूमि को भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा? तो इसका मेन मुख्य टारगेट क्या है? तो इसका मुख्य टारगेट है सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को रोजगार मिले और रोजगार से आय जनरेट हो, रोजगार से आय जनरेट हो और आय से उनकी वास्तव में जीवन यापन की जो संसाधन है, सुविधाएं हैं, उनको पा सके, अर्थात जीवन का अधिकार प्राप्त कर सके। इसलिए रोजगार सृजन करना इसका वर्तमान में मुख्य लक्ष्य है। नाउ हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने दी? हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने दी? C.H. होशिंगटन ने, राजा केलैया ने, राजकृष्ण ने, सी गोपालाचारी ने। तो हिंदू समृद्धि दर की परिकल्पना राजकृष्ण द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इस प्रकार हमने इस अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत लगभग 21 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर व्याख्याएं प्रस्तुत की। हो सकता है आपको नॉलेज में काफी अधिक इंप्रूवमेंट हो रहा हो। अगर आपके कोई इन प्रश्नों में कोई में भी आपको संदेह हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करिएगा। थैंक यू।